हेलो, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप? तो आज अपन इतिहास पढ़ेंगे जिसमें आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी जानकारी देंगे क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बहुत सी एग्ज़ाम में आता है। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या इसे शॉर्ट में कहते हैं आईवीसी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो अब अपन इसको इसके बहुत से नाम हैं, इसके अन्य नाम भी जान लेते हैं। इसके जो और नाम है इसे कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे नगरीय सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने तांबा और जो टिन होता है उसको मिला करके एक कांसे की खोज की थी। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, यह सभ्यता जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के पास है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला या फरात नदी के पास है, और जो चीन की सभ्यता है जो कि पीली नदी के पास है, से समानता प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो चीन की सभ्यता है इससे समानता प्रदर्शित करती है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो महत्वपूर्ण है कि वो है कि ये ग्रीक की सभ्यता से समानता प्रदर्शित नहीं करती है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये आपको बहुत से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन, और उनमें से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे समानता प्रदर्शित नहीं करती है। तो उनमें बहुत बार ग्रीक सभ्यता भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक सभ्यता से अलग थी। दोस्तों, जो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों, जो मिस्र की सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भी 12 गुना बड़ी है इससे सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना बड़ी है जब मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला जाए तब भी। दोस्तों, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दोस्तों, अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बताता हूँ। इसका क्षेत्रफल है 12,99,600। जी हाँ दोस्तों, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर में अपन क्षेत्रफल को मापते हैं। और दोस्तों, इसको ऐसे ही आप याद कीजिए कि 12,99,600, 12,99,600, 12,99,600, इस तरीके से याद कीजिए तो आपको ये ज़रूर याद होगा। तो इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर तक। दोस्तों, अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और आगे जानते हैं। तो दोस्तों, अब अपन इसके बारे में जानेंगे कि इसका उत्तरी सबसे सबसे उत्तर में इसका कौन सा शहर था, सबसे दक्षिण में कौन सा था, पूर्व में कौन सा, पश्चिम में क्या था। तो दोस्तों, सबसे उत्तर में इसका जो शहर था वो था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था। जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि चिनाब नदी है उसके किनारे स्थित है। और दोस्तों, इसके जो दक्षिण का शहर है उसकी बात करते हैं तो इसका सबसे दक्षिण का शहर है वो है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि गोदावरी नदी के पास है। और दोस्तों, इसका जो पूर्व का शहर है उसकी बात करते हैं तो वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी है उसके पास। और दोस्तों, इसका जो पश्चिमी शहर है वो पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान जो है उसके अंदर सूत कांगेडोर एक जगह है, वो इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि दास्क नदी के किनारे
जी हाँ दोस्तों, दास्क नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसका आप क्षेत्र, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक इसकी लंबाई थी। और दोस्तों यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी कि मांडा से लेकर जो दायमाबाद तक की जो दूरी थी वो थी 1100 किलोमीटर, यानी कि 1100 किलोमीटर। और दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम यानी कि आलमगीरपुर से लेकर जो सूत कांगेट और जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ तक की इसकी लंबाई थी 1600 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसकी इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, एक तरफ से 1100 किलोमीटर और एक तरफ से 1600 किलोमीटर थी। और दोस्तों अब इसके बारे में और जानते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पुराना या पहला शहर था वो था हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जो सबसे पुराना शहर है वो है हड़प्पा। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो कि जिसे अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जिसे अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जिसे शॉर्ट में अपन ASI कहते हैं की स्थापना 1861 में हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। दोस्तों यह महत्वपूर्ण है, इस नाम को ज़रूर याद रखें कि अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। तो दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, अब अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जो सबसे पुराना शहर यानी कि सबसे पहला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था हड़प्पा। तो दोस्तों जिस समय की अपन बात कर रहे हैं उस समय जो ASI यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे वो थे जॉन मार्शल। तो दोस्तों चलते हैं अपन आगे। तो सबसे पहला शहर था हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था। और दोस्तों जो कि जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट जो शहर था वो था मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, 1922 में की थी। और दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है जिसे भी ज़रूर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें कि जो एक इतिहासकार थे पिगट, इन्होंने कहा था कि इतिहासकार जो पिगट है इनके अनुसार हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही जुड़वा राजधानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों इसे ज़रूर याद करें कि इतिहासकार पिगट ने कहा था कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों इसका कार्यकाल अपन पहले नहीं जाने, मैंने नहीं बताया तो अब बता देता हूँ कि इसका कार्यकाल जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक थी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। यही सर्वमान्य है, ये ऐसा माना जाता है। और दोस्तों जो अब अपन यहाँ के जो सामाजिक जीवन है इसकी बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बहुत अधिक संख्या में ना ये स्त्री की मृण मूर्तियों की प्राप्ति हुई, यानी कि स्त्री की मूर्तियों की बहुत ज़्यादा प्राप्ति हुई, जिसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि महिला की सत्ता थी, इसे मातृसत्तात्मक माना जाता है, यानी कि इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिकल सिस्टम। और दोस्तों यहाँ के बारे में जाने तो सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से निर्मित आभूषणों का प्रचलन था, जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से पहनते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आभूषण है वो स्त्री भी पहनती थी और पुरुष दोनों पहनते थे, और मनके के हार भी यहाँ पे प्रचलित थे। दोस्तों यहाँ का जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ का जो समाज था वो सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बँटा हुआ था। जो 4 वर्गों में जो पहला है वो है पुजारी, जो दूसरा वर्ग था वो था योद्धा, जो तीसरा वर्ग है वो है व्यापारी और चौथा वर्ग श्रमिक। जी हाँ दोस्तों, ये 4 वर्गों में बँटा हुआ था यहाँ का समाज। पहला पुजारी, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और श्रमिक। तो पुजारी, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऐसे 4 वर्गों में यहाँ का समाज बँटा हुआ था। दोस्तों अब यहाँ के जो भोजन भोजन क्या मतलब कि कैसा क्या भोजन करते थे ये, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। हाँ दोस्तों, यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो समाधान प्रणाली थी उसके बारे में। यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो शव के साथ क्या किया जाता था उसके बारे में। तो ये 3 प्रकार से बटी हुई थी। वो था आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। आंशिक समाधान में यानी कि आधा ही व्यक्ति को आधा ज़मीन में आधा बाहर, ऐसे कुछ इस प्रकार से कुछ किया जाता था। और जो पूर्ण समाधान है इसमें व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज़मीन के अंदर समाधान कर दिया जाता था। और जो तीसरा है वो है दाह संस्कार, जो कि आप जानते ही हैं दाह संस्कार किया जाता था। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं अभी तक जितना भी बोला वो समझ में आया होगा। तो अब अपन बात करते हैं नगर नियोजन की। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे नए नगर नियोजन किस प्रकार था। तो दोस्तों बात करते हैं नगर नियोजन की। तो यहाँ के जो नगर थे बिल्कुल सुनियोजित नगर थे, यानी कि जो अच्छे तरीके से नगर थे, अच्छे खासे नगर थे। और जो यहाँ के लोग थे वो नालियाँ भी बिल्कुल ढकी हुई रखते थे। ये ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं कि यहाँ की नालियाँ ढकी हुई है। यहाँ पे दोस्तों जो मकान बनते थे उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो मकान बनते थे उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी जो कि एक दूसरे को संपूर्ण समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो मकानों के दरवाजे थे वो बड़ी सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, जो मुख्य सड़क होती थी ना उसकी तरफ नहीं खुलते थे। जो छोटी छोटी गलियाँ होती थी उसकी तरफ खुलते, और जो छोटी छोटी गलियाँ होती थी ना उसकी तरफ यहाँ के दरवाजे खुलते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के दरवाजे जो छोटी छोटी गलियाँ होती थी उनकी तरफ खुलते थे। तो एक बार वापस से देख लेते हैं नगर नियोजन को। तो यहाँ के जो नगर थे वो सुनियोजित नगर थे। नालियाँ ढकी हुई, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था मकानों में। यहाँ की सड़कें चौड़ी सड़कें थी, समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, ग्रिड पद्धति। और दोस्तों मकानों के दरवाजे बड़ी सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। और दोस्तों अब आगे बात करें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त होते हैं। और दोस्तों कृषि, श्रमिक, पशुपालन, व्यापार करना इनका प्रमुख पैसा इनका पैसा था। कृषि, श्रमिक थे यहाँ के लोग, पशुपालन और दोस्तों व्यापार करना इनका प्रमुख पैसा था। अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख पैसा क्या था, तो यहाँ के लोगों का प्रमुख पैसा व्यापार करना था, यानी कि यहाँ के लोग व्यापारी थे। और दोस्तों यहाँ के लोग जो थे वो सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा और सीसा। सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा और सीसा इनसे प्रचलित थे। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ के लोग सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से निर्मित आभूषणों को पहनते थे। तो इसलिए कि यहाँ के लोग सोने, चांदी, तांबा, टिन, कांसा और शीशे से परिचित थे, ऐसा है। और दोस्तों लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जो लोहा जो आजकल इतना प्रचलित है, हर जगह मिल जाता है, वो यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
तो अब अपन आगे जानेंगे कि लोहा कब प्रचलन में आया, लेकिन अभी अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही जानते हैं। तो अब दोस्तों एक और यहाँ इस सभ्यता से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि इस सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी, वो किस तरीके से लिखते थे। तो दोस्तों इस सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, यानी कि जो लिखा गया है उसे आज तक भी नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि ये आधे ऐतिहासिक काल की बात है ये। तो इन्होंने लिखा तो है, लेकिन इसे आज तक अभी अपन समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है। और दोस्तों इनकी जो लिखने की जो शैली, जो मतलब यानी कि किस तरीके से लिखते थे, वो जो पहली लाइन होती थी उसमें तो दाईं से बाईं ओर लिखते थे, और दोस्तों जो दूसरी लाइन होती थी उसमें बाईं से दाईं ओर लिखते थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी अब जो परीक्षा में आए तो आपको लिख देना है कि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, और ये पहली लाइन में तो दाईं से बाईं ओर लिखते थे, और दूसरी लाइन में बाईं से दाईं ओर। तो दोस्तों परीक्षा में तो अगर आया तो आपको इतना लिखना है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखते थे। और दोस्तों अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को दिया जाता है। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921-22 में हुई थी। इसकी खोज का श्रेय, जैसा कि मैंने बताया, कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई उस समय जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक थे जॉन मार्शल। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न आता है कि जब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उस समय ASI के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन थे। तो इसका उत्तर है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की जिस समय खोज हुई थी उस समय ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अब दोस्तों अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मुख्य मुख्य बातों पे चर्चा कर चुके हैं, तो अब अपन चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ शहर थे उनमें से कुछ मुख्य मुख्य शहरों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब अपन मुख्य शहरों की चर्चा कर रहे हैं, तो इनमें पहला शहर है हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, जो जिसे अपन पहला से जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर है, इसके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और ये पंजाब में स्थित है। दोस्तों पंजाब भारत वाला पंजाब नहीं, जो पंजाब जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में है उस वाले पंजाब में स्थित है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी एक ज़िला है, उसमें स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में है ये हिस्सा भी। और दोस्तों ये जो रावी नदी है इसके पास स्थित है। और दोस्तों इससे जो है हड़प्पा शहर है, यहाँ पे अन्नागार मिले हैं, और जो लकड़ी के जो ताबूत होते हैं, ताबूत उन्हें कहते हैं जिनमें जो शव होते हैं, जो जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनको रखा जाता है, उन्हें ताबूत कहते हैं। तो यहाँ पे ताबूत भी प्राप्त हुए हैं लकड़ी के, और यहाँ पे कब्रिस्तान में प्राप्त हुए हैं जिनकी आकृति H आकार की है, यानी कि H टाइप की जिनकी आकृति है। तो दोस्तों हड़प्पा के बारे में हमने मुख्य मुख्य बातें जान ली। अब अपन जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसे मोहनजोदड़ो को इंग्लिश में मोहनजोदारो भी कहते हैं, इसकी खोज RD बनर्जी ने की थी। जैसा कि आपको पता है RD बनर्जी का पूरा नाम राखल दास बनर्जी था। इन्होंने इसकी खोज 1922 में की थी। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है कई बार, तो जो ये मोहनजोदड़ो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो जो मोहनजोदड़ो है वो भी अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ के जो लोग थे वो आदि शिव यानी कि जो पशुपतिनाथ इनकी पूजा करते थे, यानी कि जो ये पशु
जो आदि शिव यानी कि जो प्रकृति के जो देवता होते थे उनकी ज़्यादा पूजा करते थे ये। और जो ये पशुपतिनाथ में जो प्रमुख पशु हैं वो हैं, यानी कि जिन जिन प्रमुख पशुओं की ये पूजा करते थे वो हैं हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे, तो ऐसे मान लीजिए कि हाथी, गेंडा, चीता और भैंसे को चीता खा गया, तो ऐसे हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये चार जो मुख्य मुख्य पशु थे जिनकी ये पूजा करते थे। दोस्तों यहाँ से क्या है, नृत्य करते हुए कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, यानी कि जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहते हैं इंग्लिश में, जो नृत्य करते हुए कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ पे जो एक पुरोहित का जो सर, जो यानी कि मुंह, ये गले के ऊपर का हिस्सा यानी कि मुंह प्राप्त हुआ है, सिर प्राप्त हुआ है। सिर नहीं, यानी कि सिर की मूर्ति प्राप्त हुई है पुरोहित की। और दोस्तों इसे जो मोहनजोदड़ो है, इसे अपन जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। यहाँ पे स्नानागार प्राप्त हुए हैं बड़े बड़े। और दोस्तों यहाँ पे वृद्ध अन्नागार प्राप्त हुए हैं, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अब अपन दो शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात कर चुके हैं। अब अपन तीसरे शहर चन्हूदड़ो की बात करेंगे। चन्हूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। दोस्तों इसकी खोज किसने की यह जानना ज़रूरी नहीं है, वैसे गोपाल मजूमदार ने इनकी खोज की थी। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों, तो ये हिस्सा भी पाकिस्तान में है। जो ये हिस्सा है चन्हूदड़ो, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों जो चन्हूदड़ो है, ये यहाँ पे जो मकान है उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है इसे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत से कारखाने प्राप्त हुए। यहाँ पे एक कारखाना प्राप्त हुआ है, मन का कारखाना। जो चन्हूदड़ो है वहाँ पे श्रृंगार की सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई, जैसे कि लिपस्टिक, कंघी और शीशा। जी हाँ दोस्तों, अब अपन बात करते हैं जो यहाँ का चौथा प्रमुख शहर है, वो है राखीगढ़ी। तो अब हम राखीगढ़ी की बात करते हैं। राखीगढ़ी की खोज सूरजमान ने 1969 यानी कि 1969 में की थी। ये हिसार ज़िले में स्थित है। और दोस्तों ये सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर परीक्षा में ऑप्शन सरस्वती आया तो आपको सरस्वती टिक करना है, और घग्गर आया तो घग्गर टिक करना है। और अगर दोस्तों दोनों ही आ जाए, सरस्वती और घग्गर दोनों, तो आपको सरस्वती पे टिक करना है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं, राखीगढ़ी की बात कर रहे हैं तो राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय था, यानी कि सबसे बड़ा संग्रहालय अभी बन रहा है। आप ये मान लीजिए कि ये बन गया, ऐसे ही चल रहा है ना। तो राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और इसकी खोज का श्रेय बी लाल और बी.के. थापर को जाता है। जी हाँ दोस्तों, बी लाल और बी.के. थापर को इसकी खोज का श्रेय जाता है। 1953 में इसकी खोज की थी। और दोस्तों यहाँ पे जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वैसे तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मोहनजोदड़ो था, वहाँ पे भी मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में भी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में सवाल आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो पर टिक करना है। अगर मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं है तो कालीबंगा सही उत्तर होगा। और दोस्तों यहाँ पे कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं, और जो ऊँट की हड्डियाँ हैं वो प्राप्त हुई है, और यहाँ पे कुएँ प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं
एक और शहर धोलावीरा। जी हाँ दोस्तों, धोलावीरा की खोज जगपति नाथ ने की थी। धोलावीरा की खोज जगपति नाथ ने की थी, यानी कि ने या, यानी कि धोलावीरा। अब दोस्तों बात करते हैं धोलावीरा कहाँ है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले के भचाऊ स्थान पर है। यहाँ पर खेल के मैदान प्राप्त हुए। और दोस्तों ये जो 40वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है धोलावीरा को। जी हाँ दोस्तों, जो जो 40वीं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है वो है धोलावीरा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों 3 नगर वाला स्थान भी कहा जाता था धोलावीरा को। और यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था थी। जल निकासी व्यवस्था के यानी कि साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो अब एक और जो शहर है उसकी बात कर लेते हैं, वो है लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जो कि भोगवा नदी है, जिसे आजकल साबरमती नदी कहते हैं, उस समय भोगवा नदी कहते थे, के किनारे स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने की थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी खोज S.R. राव ने 1953-54 में की थी। दोस्तों यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। और यहाँ पे फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ पर एक बंदरगाह भी मिले हैं। उनमें एक बंदरगाह है गोदीबाड़ा। और इसे लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि लोथल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। क्वेश्चन आ जाता है कि लघु हड़प्पा किसे कहा जाता था या फिर लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता था। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता था। तो दोस्तों अब एक और शहर है उसकी बात कर लेते हैं, रंगपुर, जो कि गुजरात में स्थित है। और एक और तो सब शायद हो गए हैं महत्वपूर्ण। और भी कोई शहर है तो जहाँ, जी हाँ दोस्तों, एक और शहर है वो है रोपड़। रोपड़ की जो उत्खनन करता यानी कि जो खोज करता थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से। और दोस्तों मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रोपड़ है वहाँ पे जो इंसान है उसके साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जब एक इंसान मरता था तो उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं बनावली की। तो बनावली भी एक शहर है जिसके उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1974 में रंगोई नदी के किनारे इसकी खोज की। और ये हिसार जो कि हरियाणा में है वहाँ पे स्थित है। और दोस्तों यहाँ से जो मिट्टी से बना जो हल है इसके साक्ष्य मिले हैं। जो मिट्टी से बना हल है इसके साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों जो मुख्य जो शहर थे वो सभी हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुख्य शहर रह गया होगा। फिर भी मैं जो ये लिस्ट है इन शहरों की, वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसे आप ज़रूर याद कर लें। तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं कि जो ये यहाँ की जो सभ्यता थी उसका अंत किस प्रकार से हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि यहाँ की सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। दोस्तों यह सभ्यता जो थी वो लगभग 1000 साल तक रही। इसके अंत के जो कारण है वो है कि शायद जो आर्य थे उनके आक्रमण के कारण, इसके मतलब कि जो इसका अंत हुआ उसके बारे में कोई स्पष्ट कोई कारण नहीं है। ऐसा माना जा सकता है कि शायद आर्यों ने जो आर्य थे जो कि भारत से बाहर से आए थे, इन्होंने आक्रमण किया था। इस वजह से शायद
इस वजह से शायद इस सभ्यता का अंत हुआ हो, या फिर क्या पता कोई बाढ़ आई हो बड़ी, बहुत बड़ी, जिससे कि यहाँ के लोग, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया हो, या फिर जलवायु परिवर्तन, यही ये बहुत से जैसे कारण है, या फिर महामारी आई हो, जैसे कि अभी कोरोना महामारी आई है। उस जैसे कि उस टाइम पे इससे भी बड़ी महामारी आई होगी, तो क्या पता वो सभी लोग उसमें मर गए हों। लेकिन इस पे कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्या होता है, महामारी, आर्य आक्रमण, कुछ भी हो सकता है इसका कारण, बाढ़। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जो सब कुछ, जो महत्वपूर्ण जो बातें थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी थी, उन सब पे हमने बात कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोई टॉपिक रहा होगा जो कि छूट गया होगा और जो ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। और दोस्तों, एक काम आपको ज़रूर करना है, वो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।